हे गाइस यार, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा हमारा वो होगा साइंस 2 के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 के बारे में। जी हाँ, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। आप में से काफ़ी सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो लेकर आओ। एक्चुअली कुछ टाइम पहले, अगर तुमको याद होगा, तो मैंने एमसी की वीडियो डाला था साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 वाला। लेकिन तुम में से कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भाई, आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लिए लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। एक्चुअली मैंने पहले तुमसे पूछा था कि एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं चाहिए, तभी तुम लोग ने बोला नहीं। अब तुम लोग बोल रहे थे कि एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो लेकर आओ, तो मैं लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो वन शॉट वीडियो है भाई। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही कवर करेंगे। जैसे कि तुमको बताऊंगा कि एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो उसके अंदर पार्ट्स है, क्रेब्स साइकिल बाकी सब। और फिर उसके बाद जानेंगे अपना मेन कोर्स जो है सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। हालांकि तुमको पता था कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था बोर्ड में माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, लेकिन अब तो भाई अपने को सीईटी देना है, तो 5 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हाँ, तुमसे ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि जो माइटोसिस है उसमें कितने स्टेप्स रहते हैं। तो हो सकता है उसमें से 3 स्टेप का नाम दिया होगा, चौथे का नाम तुमको बताना होगा, ऐसे पूछ सकता है। सेल डिवीजन क्या होगा इसका डेफिनेशन पूछ सकता है तुमसे। तो वैसे ही हम सब जानेंगे डीप में। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। देखो, हम सब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो भी इस पृथ्वी अर्थ पे, प्लैनेट पे जिंदा है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं। अब जीने के प्रोसेस रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जीने के प्रोसेस रहते हैं। तुम्हारे शरीर के अंदर तुमने कई सारे सिस्टम के नाम सुने होंगे, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सेट्री, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, ये सब रहते हैं। ये सब कंट्रोल करते हैं अपने आप से ही। और अगर ये फंक्शन चल रहे तो हम चल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर ये है तो हम है। अगर इनसे कोई एक भी खराब होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमको हो सकता है, हमारे शरीर को हो सकता है। ये तो पॉइंट की बात, बस मीनिंग समझा दिया तुमको इस चैप्टर का। अब एक और छोटा सा पॉइंट कि हमको कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है कि नहीं, बिल्कुल मिलता है। सर सिर्फ क्या कार्बोहाइड्रेट से ही हमको एनर्जी मिलता है? तो मैं बोलूँ बिल्कुल यस, तुमको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी मिलता है। बाकी का क्या काम है, जो प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गया, ये सब बॉडी की ग्रोथ के लिए काम आता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट तुमको एनर्जी देता है जिसकी वजह से तुम काम कर सकते हो। अब 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तुम पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाओ, तुमको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? अरे वही जो हम डेली खाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। डेली अपना फूड, चाहे राइस हो गया, वीट हो गया, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है। ठीक है, अब तुमने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा होगा, थोड़ा मेमोरी तुमको स्ट्रांग बनाता हूँ। एटीपी का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल, वही एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। देखो, कार्बोहाइड्रेट जो हम कंटेन करते हैं वो एनर्जी एनर्जी मिलता है, ठीक है, उससे एनर्जी मिलेगा। वो एनर्जी कौन से फॉर्म में रहता है? एटीपी के फॉर्म में रहता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब देखो, एक ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। अब वो तुमको चैप्टर में लेके जाता हूँ कि एक ग्लूकोज रहता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। वो ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप सेल के अंदर। अपने शरीर के अंदर जो सेल है, तुमको अच्छे से पता होगा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होता है। तो अपने अंदर सेल है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो एक ग्लूकोज टाइप का है ना, वो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडाइज होता है या ऑक्सीडेशन एक ही बात है। अब सवाल ये आता है कि ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है। तुमको लास्ट ईयर पता होगा, जिनको नहीं पता तो केमिस्ट्री का चैप्टर तो तुमने अटेंड किया होगा, उसमें शायद पता चल गया होगा। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन भी मान लो, या फिर एडिंग ऑक्सीजन मान लो, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की मदद ली जाती है। बस इतना ही। और जिसमें ऑक्सीडेशन की मदद लिया जाता है उसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब शायद तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक सेल्यूलर, याद आया कि नहीं? ठीक है, अब देखो, रेस्पिरेशन होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं, एक एरोबिक, एक एनएरोबिक। एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो एनएरोबिक है उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। वो विदाउट ऑक्सीजन अपना काम करता है। कैसे काम करता है वो आगे सीखेंगे, तो उसका टेंशन मत लो। अब चलो पहले ये जानते हैं कि जब ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। जो ग्लूकोज है उसमें से हमको एनर्जी निकालने का, तो एनर्जी तो एटीपी के फॉर्म में ही आएगा। तो उसका प्रोसेस क्या रहता है? तो सबसे पहले ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे,
ऑक्सीडाइज करने के 3 स्टेप है। पहला ग्लाइकोलाइसिस, फिर ट्राई कार्बोजिलिक एसिड साइकिल जिसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। देखो आदत डालो दोनों की, ट्राई कार्बोजिलिक और क्रेब्स की। कई बार तुमको ऐसा पूछ लिया जाएगा कि क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज डैश, या फिर ट्राई कार्बोजिलिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो नोन एज डैश, तो तुमको याद रहना चाहिए। फिर जो अपना थर्ड स्टेट है ना, जिसको थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, तो वो तो लास्ट है, बाद में जानेंगे। पहला ग्लाइकोलाइसिस में समझते हैं। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन साइटोप्लाज्म। याद रखना ये प्रोसेस हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस का ग्लूकोज का तुमको फॉर्मूला चाहिए, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला एक्चुअली पूछा तुमको नहीं जाएगा यार, तुमसे पूछा नहीं जाएगा, तो उसका टेंशन मत लो। लेकिन अगर पूछ रहे तो C6H12 ऐसा है, ठीक है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब चलो आगे जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज को तोड़ना। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? जी हाँ बिल्कुल, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब इसके अंदर जो है ना, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल लेंगे हम। अब तुम पूछोगे कि एक ही मॉलिक्यूल क्यों, हम 3 4 5 6 10 15 क्यों नहीं ले सकते हैं? तो देखो, एक मॉलिक्यूल से हम पता लगा लेंगे कि कितना एनर्जी हमको मिलेगा, और फिर हमको जब पता चल जाएगा कि हमको एक मॉलिक्यूल से इतना एनर्जी मिल रहा है, तो फिर हम आगे भी समझ जाएंगे कि भाई अगर एक मॉलिक्यूल में इतना एनर्जी है तो 10 मॉलिक्यूल से हमको इतना एनर्जी मिलेगा। इसलिए हम हमेशा एक ही मॉलिक्यूल का करते हैं। चलो आगे जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो रहता है ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। तुमको टेक्स्ट बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक का पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। अब वो स्टेप बाय स्टेप होता है, तो जब प्रोसेस हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रोसेस हो रहा है, तो उसके बाद प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है तुमको पता है? 2 मॉलिक्यूल्स मिलेगा पायरुविक एसिड, ठीक है, और ATP NADH2 का। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे दूसरे पैराग्राफ पे, कौन सा? मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म्ड इन द प्रोसेस आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। अब तुमसे क्वेश्चन ने पूछ लिया कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें क्या मिलता है, तो तुम सोचोगे कि पायरुविक एसिड लिखा है, ATP लिखा है, NADH2 लिखा है, ये सब लिखा है। वाटर को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वाटर बाद में चला जाएगा, अपने शरीर से चला जाता है। रहता कौन सा है? लास्ट में एनर्जी ही रहता है, वो तुमको आगे बताऊंगा। तो देखो, ये जो दिया है ना, पायरुविक एसिड, ATP NADH2, ये सब लास्ट में, मतलब कि जब प्रोसेस पूरा हो जाता है तो लास्ट में ऐसा बनता है। इन्होंने स्टार्टिंग में दे रखा है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ हमको पायरुविक एसिड मिलता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है वो आगे जाकर प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद कन्वर्ट होता है किसमें? मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, जिसको CoA भी हम कहते हैं। याद रखना कि पायरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम A में। अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 उस टाइम रिलीज हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का कन्वर्ट होगा इसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, तो कुछ प्रोसेस होंगे, कुछ प्रोसेस में जो NADH2 बनता है या CO2 बनता है वो सब रिलीज हो जाता है, बाद में रिलीज हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना एसिटाइल कोएंजाइम है ना, दूसरे प्रोसेस पे जाता है जिसका नाम होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इस पे जाने से पहले तुमको फिर से बता दूं, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? जी हाँ, एसिटाइल कोएंजाइम में। ओके, साइटोप्लाज्म में मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, तो कितने मॉलिक्यूल बाद में बनते हैं? बिल्कुल 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, किसके? पायरुविक एसिड, ATP NADH2। लेकिन वो तो बाद में, ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल बनते हैं, किसके? पायरुविक एसिड के, याद रखना। फिर जब अपना एसिटाइल कोएंजाइम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जाता है, तब वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है देखते हैं। अब जो मॉलिक्यूल से एसिटाइल कोएंजाइम का, वो एंटर करता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर है तुमको पता है? बोथ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता था कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता था ना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एक साइक्लिक चेन रिएक्शन का मतलब क्या? एक प्रोडक्ट है, दूसरे प्रोडक्ट उससे बनते हैं,
दूसरे से फिर एक तीसरा बनेगा, तीसरे से चौथा बनेगा, फिर चौथा वाला जो है ना वापस पहले वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया तुमको क्या बोला मैं? तो पहला एक चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, उससे दूसरा बनेगा, दूसरे से तीसरा बनेगा, तीसरे से चौथा बनेगा और चौथे से वापस पहला वाला बन जाएगा। तो एक टाइप का साइक्लिक चैन रिएक्शन उसे कहते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। अब ये सब होता है किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब जो एसिटाइल पार्ट है, याद है एसिटाइल CoA, एसिटाइल कोएंजाइम बोलते हैं, ठीक है। तो जो एसिटाइल पार्ट है वो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है, पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होता है इस प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस में? साइक्लिक प्रोसेस में। और जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो बनते हैं CO2, H2O, NaDH2 और FADH2, ये सब मॉलिक्यूल्स बनते हैं। याद रहेगा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपना लास्ट स्टेज आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चैन रिएक्शन। इसके अंदर क्या रहता है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 और FADH2 है ना, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं इस इलेक्ट्रॉन चैन रिएक्शन में, ताकि जो इसके अंदर रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक से दूसरी जगह मूव कर सकें। इसके वजह से क्या होगा, जब इस रिएक्शन में जब ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो 3 मॉलिक्यूल्स ATP का बनता है। और 3 मॉलिक्यूल्स किस ATP का जब बनता है, मतलब जो बनेगा वो किससे बनता है? NaDH2, ठीक है। NaDH2, उससे 3 मॉलिक्यूल बनता है ATP का, और 2 मॉलिक्यूल किससे बनता है? FADH2। फिर से बोलता हूँ कि जब NaDH2 और FADH2 जब इस प्रोसेस में एंटर करते हैं, तब NaDH2 से 3 मॉलिक्यूल मिलता है हमें ATP का। फिर FADH2 से हमको 2 मॉलिक्यूल मिलता है ATP का। समझ में आया? ठीक है। अब ऐसा प्रोसेस में ना जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो भी मिलता है, वो भी बनता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन पूरी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, बिल्कुल। इसका कोई एक अलग सा स्टेज नहीं आता। माइटोकॉन्ड्रिया जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम का, जब NaDH2 और FADH2 की बारी आएगी तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। फिर उसके बाद जब ये प्रोसेस होता है तो टोटली एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कंप्लीटली पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। समझ में आया? और फिर जब पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमें CO2 एंड H2O, ये सब जो रहेगा ना, ये सब मिलेगा, ये सब भी साथ में बनते हैं। अब चलो, ये तो हमने पूरा एकदम कर लिया। अब तुमको ATP का तो कॉन्सेप्ट डिलीट किया हुआ है, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, जो तुम्हारे पेज नंबर 14 पे दिया है, वो तो कॉन्सेप्ट डिलीट किया है। लेकिन तुमको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आगे काम आएगा। कि ATP और तुमने ADP ये तो सुना ही होगा, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनाइन डाइफॉस्फेट। दोनों में क्या फ़र्क होता है सर? सिंपल सा फ़र्क है, तुमको समझाता हूँ। कि अपना जो फ़ोन है, ठीक है, अपने फ़ोन की जो चार्जिंग रहती है ना, हम जब चार्जिंग पे लगाते हैं पूरा 100% ना हो जाए ना, तब तक हम छोड़ते नहीं हैं। और जब अपना फ़ोन में पूरा 100% चार्जिंग रहता है तो एकदम हमको देखो एकदम पूरा चार्ज बताता है। और जब मान लो चार्जिंग बहुत कम हो गया, 10% बचा, 5% बचा, तो चार्जिंग लो हो जाता है। तो वही एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब ATP और ADP में इसका रोल है। कैसे समझाता हूँ? ATP का मतलब है एनर्जी पूरा अपना फुल है, लेकिन ADP एडेनाइन डाइफॉस्फेट में क्या होता है कि उसमें अपनी एनर्जी बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम। कम क्यों होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है ना, हम डेली काम करेंगे तो एनर्जी तो यूज़ होगा, तो एनर्जी तो कम होगा ना। अब एक काम करो, इसका एक सिंपल सा रीज़न और क्या रहता है तुमको बताता हूँ। कि कभी भी तुमने देखा होगा कि जो लोग उपवास रखते हैं, जिनका फास्ट रहता है, वो खाना तो खाते नहीं है। अब खाना नहीं खाते तो उनको एनर्जी मिलेगा नहीं। तो शरीर को रन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है ना। तो एनर्जी कहाँ से आता है? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो उसमें तो ऑक्सीजन की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन एनर्जी नहीं है ना। तो एनर्जी नहीं तो कैसे ले पाएंगे इस प्रोसेस की मदद? तो क्या करता है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन वो प्रोसेस चलता है। अब ATP का मतलब है एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट रहते हैं उसके अंदर, ठीक है, 3 फॉस्फेट। जबकि ADP में 2 ही फॉस्फेट रहते हैं। ऐसा क्यों? जब एक एनर्जी यूज़ हो जाता है तो रिलीज़ हो जाता है, फिर हट जाता है लिस्ट से। 1 2 3 ऐसा जो एनर्जी है ना, फॉस्फेट या फॉस्फेट मान लो, 1 2 3 फॉस्फेट ऐसे आपस में कंबाइंड जुड़े हुए रहते हैं। जब एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है तो एक फॉस्फेट अलग हो जाता है, तो बचते कितने? 2 ही हैं। इसीलिए उसे एडेनाइन डाइफॉस्फेट कहा जाता है, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो चुका है अब ऐसे में एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब पेज नंबर 15 पे तुमको देखो 2 डायग्राम दिया है।
हालांकि इम्पोर्टेंट है उतना है लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको समझना चाहिए। देखो, प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एक दिया है, और दूसरा एन एरोबिक रेस्पिरेशन का दिया है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे कि मैं तुमको बताता हूँ कि लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। लिपिड्स है ना, उनसे हमको फैटी एसिड मिलता है, ठीक है, लिपिड्स बाद में कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, जबकि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को फॉलो करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है। अब उस एनर्जी को हमको लेना है तो जाहिर सी बात है ग्लाइकोलाइसिस का फॉर्मेशन हमको करना पड़ेगा, उसका प्रोसेस भी करना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा प्रोसेस करता है, ग्लाइकोलाइसिस का। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं बाद में, अमीनो एसिड्स में। अब फैटी एसिड, ग्लाइकोलाइसिस और अमीनो एसिड ये सब बाद में एसिटाइल कोएंजाइम बदलते हैं, मतलब वो बन जाएंगे। ग्लाइकोलाइसिस फिर पता है किसके परफॉर्मेंस को करता है, पायरुविक एसिड। फिर उसके बाद पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में जाता है, जबकि फैटी एसिड और अमीनो एसिड डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम में चले जाते हैं, मतलब या तो बन जाते हैं, ऐसा मान लो। और ये सब कहाँ पे होता है, क्रेब्स साइकिल। फिर उनसे हमको क्या मिलता है, CO2 मिलता है, H2O मिलता है और ATP जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, ये सब मिलता है हमको। सिंपल सा है। चलो एन एरोबिक का समझ लेते हैं कि ग्लूकोज है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए प्रोसेस रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस होगा तो मैंने तुमको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस हमको 2 मिलता है, पायरुविक एसिड, तो 2 पायरुविक एसिड मिला। अब 2 पायरुविक एसिड से क्या, फर्मेंटेशन, मतलब प्रोसेस हुआ। प्रोसेस से फिर हमको एक अल्कोहल मिला, एक लैक्टिक एसिड मिला, प्रोडक्ट है। और क्या, फिर उससे हमको यीस्ट मिला। ये डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रो पे, अगर ज़्यादा अलग टाइप का माइक्रो मिला तो अलग टाइप का प्रोडक्ट बनता है। अब दूसरा बीच वाला जानते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो पायरुविक एसिड बनाएगा, पायरुविक एसिड फिर प्रोसेस करेगा फर्मेंटेशन का, उसके बाद ये बनेगा कौन सा, डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, जैसे विनेगर, विटामिन। डिपेंड करता है कि प्रोसेस के बाद कौन सा अपना जो माइक्रोब्स है वो हमने यूज़ किया है, ऐसा। तो आई होप तुमको समझा होगा ये प्रोसेस। नीचे लिखा है ना वेरियस माइक्रोब्स, तो वो डिपेंड करता है कि तुमने कौन सा माइक्रोब यूज़ किया, तब जाके अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। और जो अपना पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड वाला साइड है ना, उसमें एरिथ्रोसाइट्स और मसल सेल्स। एरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है RBC, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, वो सब मिलता है, मसल सेल्स ये सब मिलता है। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा ये दो। अब चलो अपना जो मेन कोर्स है ना वो चालू करते हैं। ATP का पूरा कंसेप्ट तुमको समझा दिया। अब इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद तुम जाना और फिर से वो टेस्ट को अटेंड करना। अब थोड़ा सेल डिवीजन पे आते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है सर? सेल डिवीजन का सिंपल सा मतलब बताता हूँ कि सेल को डिवाइड करना, सेल को बांटना, सेल को 2 टुकड़े में अलग करना। सिंपल सा मतलब तुमको बताया। हर एक शरीर के अंदर सेल रहता है, तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सबके अंदर सेल रहता है। तुमने कभी सोचा है कि जब तुमको चोट लगती है, मान लो खेल रहे हो, साइकिल पे चला रहे हो, या फिर तुमको चोट लग गई, तो देखोगे कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारा स्किन जहाँ पे डैमेज हुआ था वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे बचे हुए सेल रहते हैं, जहाँ पे तुमको चोट लगी है, वहाँ के जो बचे हुए सेल हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, अपने आप को ही आधा कर कर नए नए सेल्स बनाकर ठीक करते हैं तुम्हें। तो ऐसे एक प्रोसेस रहता है, तो इसको बोलते हैं सेल डिवीजन, मतलब सेल को डिवाइड करना। अब सेल को डिवाइड करने के बाद 2 टाइप का सेल बन जाता है। पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। नाम याद रखना, 2 टाइप का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल और स्टेम सेल के अंदर होगा। समझ में आया? माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स के अंदर होगा, जबकि मियोसिस जर्म सेल्स के अंदर होगा। और तुमको एक और बात बताता हूँ कि जो स्टेम सेल्स रहता है ना, या फिर जर्म सेल्स बोल दो, या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स बोल दो, वो एक ही है। स्टेम सेल का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल, उसका भी मतलब होता है जर्म सेल, तो एक ही होता है। अब चलो ये तो जान लेते हैं। अब तुमने 9th में क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। हम लोग ने सब देखा था, टॉल, पेरेंट्स, ये सब हाइट का देखा था, ठीक है, सब क्रोमोसोम्स का डिटेल लिया था। और तुमको पता होगा कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। और अगर पेयर में है तो टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो क्रोमोसोम पेयर में होगा उसको ट्विन बोलेंगे, मतलब वो डबल है, और उसको डिप्लॉयड बोलते हैं, ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स या डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स। जो सिंगल पेयर में नहीं है उसको हैप्लॉयड बोलते हैं।
तो 23 में से 22 जो सेल रहते हैं ना, जो क्रोमोसोम के रहते हैं, एक्चुअली 22 क्रोमोसोम जो है वो बॉडी के ग्रोथ को मदद करते हैं 22, और जो बचा हुआ एक है ना, वो रहता है अपना सेक्स क्रोमोसोम्स। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो इस प्रोसेस पे आते हैं। अ पेयर ऑफ सच टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन 2n। 2n का मतलब क्या होता है कि वो पेयर में है। सिंगल क्रोमोसोम रहेगा तो सिंगल रहेगा, ठीक है, तो उसको हम n से डिनोट करेंगे। अगर पेयर में है तो उसको 2n से डिनोट करेंगे। और तुमने क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, बुक में आराम से देखा होगा। बीच में जो एक छोटा सा सर्कल रहता है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंट्रोइड नहीं, एक्चुअली उसको सेंट्रोमेरे बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रोमेरे या सेंट्रियोल्स भी कुछ लोग बोलते हैं, तो चलेगा, दोनों चलेगा, सेंट्रोमेरे या फिर सेंट्रियोल्स। अब प्रोसेस चलो पहले जानते हैं माइटोसिस। सेल डिवीजन है, उसका 2 टाइप है, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस क्या है चलो जानते हैं। सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। सोमैटिक सेल्स और जो स्टेम सेल्स है ना, इनको डिवाइड कौन करता है? माइटोसिस करता है। अब माइटोसिस जो है ना, वो 2 स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्या है? कैरिकोनाइसिस, जिसको न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है बम नहीं मेरे भाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन करना। फिर उसके बाद होता है साइटोकिनेस डिवीजन। सॉरी उल्टा मैंने लगता है, नहीं हमें सही था भाई। कैरिकोनाइसिस एक दूसरा पहला स्टेप है, दूसरा है साइटोकिनेसिस। कैरिकोनाइसिस इस प्रोसेस में होता है न्यूक्लियर डिवीजन, जबकि साइटोकिनेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। मतलब साइटोप्लाज्म जो है ना, उस सेल का डिवाइड करना, उसका डिवीजन होना। वो कैसे होगा हम आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें सीखना होगा कि कैरिकोनाइसिस जो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियर डिवीजन। अब वो 4 स्टेप में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फिर उसके बाद साइटोकिनेसिस का कोई ऐसा स्टेज नहीं है, वो डायरेक्ट उसका इजी है, बस हमको खाली इसका 4 स्टेप समझना होगा। पहले समझते हैं प्रोफेज क्या होता है। अब प्रोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है पता है तुमको? थ्रेड लाइक, रस्सी के जैसे रहते हैं उनका स्ट्रक्चर। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ना क्रोमोसोम बहुत उलझे हुए रहते हैं यार, बहुत एकदम उलझे हुए आपस में रहते हैं। तो क्या होता है प्रोफेज में कि कंडेंस होना चालू करते हैं क्रोमोसोम्स। कंडेंस होना मतलब क्या? वो सिकुड़ना चालू करते हैं। और जब सिकुड़ेंगे तो धीरे धीरे क्या वो छोटे बन जाएंगे, बहुत छोटे बन जाएंगे, अपने हाइट के हिसाब से बहुत छोटे बनते हैं। और थिक मतलब थोड़े मोटे बन जाएंगे, ऐसा। एंड दे स्टार्ट अपीयर अलॉन्ग विद देयर पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटाइड्स। अब जब पूरी तरीके से छोटे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं? वापस से सिकुड़ना तो उन्होंने चालू किया, छोटे हो गए, तो अपने पेयर में आ जाते हैं, पेयर के साथ जुड़ जाते हैं। अब सेंट्रियोल्स, जैसा कि मैंने बोला, फिर सेंट्रोमेर बोला। अब सेंट्रियोल भी क्या करता है? अपने आप को भी डिवाइड कर देता है, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर तो भाई अपना क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या रहता है? बीच में जो रहता है ना सेंट्रोमेर, तो वो भी डिवाइड करेगा। तो जब सेंट्रियोल्स बोले या सेंट्रोमेरे बोल लो, वो जब डिवाइड करता है तो पूरा सेम टू सेम अपना कॉपी बनाएगा। सेम टू सेम कॉपी बनेगा, तो जो कॉपी बनने के बाद न्यूक्लियस का नॉर्थ वाला साइड है वहाँ पे एक सेंट्रियोल चला जाएगा, और साउथ वाले साइड में दूसरा सेंट्रियोल चला जाएगा, ऐसा। और उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर याद रखना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक और रहता है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। वो दोनों शुरू करते हैं गायब होने का प्रोसेस, मतलब कि वो लोग धीरे धीरे गायब होना चालू करते हैं। कौन से प्रोसेस में सर? प्रोफेज के प्रोसेस में। समझा कि फिर से समझाऊं? चलो एक बार फिर से समझाता हूँ कि प्रोफेज एक स्टेज है जो माइटोसिस के अंदर होता है। प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है जिनका स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक, या फिर थ्रेड लाइक तो होता ही है, लेकिन वो लोग बहुत छोटे रहते हैं और बहुत पतले रहते हैं, क्योंकि थ्रेड लाइक है ना, तो बहुत पतले हैं। तो क्या करते हैं? कंडेंस होना चालू करते हैं। कंडेंस होना का क्या मतलब है? सिकुड़ना चालू करते हैं। ऐसा सिकुड़ते हैं कि उनकी हाइट जितनी थी उससे और छोटी हो जाती है और थोड़े मोटे हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाने के बाद जो सेंट्रोमेर रहता है या फिर सेंट्रोल रहता है, वो डिवाइड होना चालू होता है। डिवाइड होने के बाद वो न्यूक्लियस के साउथ वाले पार्ट में जाएगा, एक नॉर्थ वाले पार्ट में जाएगा। टोटली दोनों अपोजिट हो जाते हैं। और हमने सीखा कि इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, जो अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो, और जो उसका छोटा सा भाई है न्यूक्लियोलस, धीरे धीरे गायब होना चालू होता है।
अब दूसरे स्टेज में पहुंचता है जिसका नाम है मेटाफेज। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरे तरीके से गायब हो जाता है इस प्रोसेस में। मेटाफेज में टोटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। तुमको ट्रू या फॉल्स में पूछ लेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर इन मेटाफेज, ट्रू या फॉल्स। क्रोमोसोम जो है ना अपना कंडेंसेशन कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब जितना सिकुड़ना था सिकुड़ लेते हैं, और फिर बाद में सिकुड़ने के बाद हमको क्लियर दिखते हैं। एक्चुअली जब तुम देखोगे ना माइक्रोस्कोप से तो मैं क्रोमोसोम बहुत धुंधला धुंधला दिखेगा अगर वो कंडेंस नहीं है। तो कंडेंस होने के बाद वो आराम से दिखने लायक रहते हैं, विजिबल होते हैं विद देयर सिस्टर क्रोमेटाइड्स, मतलब जो उनके पेयर से और जो अपना सेंटर में रहे उनके साथ, वो भी तुमको क्लियर दिखेगा। अब देखो जैसे कि मैंने तुमको बोला था कि प्रोफेज में सेंट्रीमेरे या फिर सेंट्रियोल बोल लो, वो दोनों एक न्यूक्लियस के अपोजिट में चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो बीच में अपना क्रोमोसोम रहता है, अब एक मैग्नेट लेते हैं। अब मैग्नेट क्या एक किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचेगा, लोखंड वाले को, तो वैसा ही न्यूक्लियस में जो सेंट्रोमेर है ना वो क्रोमोसोम्स को खींचता है। साउथ वाला भी खींचता है, नॉर्थ वाला भी खींचता है। जब दोनों खींचते हैं तो जो क्रोमोसोम आते हैं ना वो बीच में एक टाइम पे आ जाते हैं। एक बीच में आने के बाद वो एक पैरेलल हो जाते हैं, और पैरेलल लाइन को क्या बोलते हैं पता है, स्पिंडल फाइबर्स। दोनों वाले जो नॉर्थ और साउथ पार्ट वाले हैं ना, दोनों खींचते हैं तो फिर क्रोमोसोम एक ही बार में बीच में आ जाते हैं और एक पैरेलल लाइन बन जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो चलो इस प्रोसेस में बस इतना ही था। अब नेक्स्ट आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जो अपना सेंट्रोमेर अलग होता है, ठीक है, और जो क्रोमोसोम का क्रोमेटाइड्स है वो भी अलग रहता है। तो अब जैसे कि हम खींच रहे हैं, अब क्रोमोसोम तो बीच में है भाई, तो क्या होता है कि जब दोनों ज़्यादा ताकत लगा रहे होते हैं तो जो क्रोमोसोम पैरेलल रहते हैं ना, उसमें से कुछ क्रोमोसोम चले जाते हैं नॉर्थ वाले के पास, कुछ क्रोमोसोम चले जाते हैं साउथ वाले के पास। ऐसे ही दोनों के पास आधा आधा क्रोमोसोम्स आ जाता है, और जो स्पिंडल फाइबर है वो भी चला जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन को ही स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। लेकिन जब क्रोमोसोम साउथ वाले के पास और नॉर्थ वाले के पास बराबर चले जाएंगे तो फिर कोई लाइन बनता नहीं है। ठीक है, अब जो सिस्टर क्रोमेटाइड्स है ना, अलग सा सिस्टर क्रोमेटाइड्स बनता है, उसको बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्यों डॉटर क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्योंकि देखो जब न्यूक्लियस अपने क्रोमोसोम्स को खींचेगा, मतलब जितने भी क्रोमोसोम थे आधा गया साउथ वाले के पास, आधा गया नॉर्थ वाले के पास, तो उसको बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स। और ये एक बंच ऑफ बनाना जैसे दिखते हैं, जैसे बनाना का कैसे गुच्छा होता है, मतलब पूरा बंच रहता है, वैसे दिखते हैं, एकदम जॉइंट पूरा पेयर में दिखते हैं। और दोनों अपोजिट होते हैं, साउथ वाले के पास भी अपना हिस्सा रहता है, नॉर्थ वाले के पास भी अपना हिस्सा रहता है। फिर एक लास्ट प्रोसेस आता है जिसका नाम है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है भाई, टेलोफेज में यह होता है कि जो क्रोमोसोम से अभी अपोजिट पोल में तो है, आधा साउथ वाले के पास है, आधा नॉर्थ वाले के पास है, तो क्या होता है फिर से डिकंडेंस होना चालू होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वापस से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बदल लेते हैं, मतलब फिर से जैसा पहले जैसा थे वैसा बन जाते हैं, और फिर बाद में इनविजिबल हो जाते हैं, मतलब बहुत क्लियरली नहीं दिखते। फिर क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है जो अपना मेटाफेज में कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है, वो आजू बाजू बनने लग जाता है, फॉर्म होता है क्रोमोसोम के आजू बाजू बनने लगता है। जो पोल्स पे क्रोमोसोम रहते हैं ना उनके आजू बाजू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे बनने लगता है, जिसकी वजह से 2 डॉटर ऑफ न्यूक्लियाई बनते हैं सेल के अंदर। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लिया है ना, वो 2 डॉटर उसके बनते हैं सेल के अंदर। अब न्यूक्लियस जो है ना वो भी वापस से बनना चालू होता है धीरे धीरे। क्यों, जब ये अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट होगा ना, तब न्यूक्लियस भी चालू होता है, उसके साथ साथ उसका कॉपी करते करते वो भी बनने लगता है धीरे धीरे। तो उसके बाद उसके भी डॉटर्स आने लगते हैं, मतलब उसका भी जुड़वा आने लगता है न्यूक्लियस के अंदर, समझ में आया। और जो स्पिंडल फाइबर अपना रहता है जो पैरेलल लाइंस का, जिसको हम लोगों ने बोला था, वो टोटली गायब हो जाता है। फिर से बताता हूँ टेलोफेज में क्या होता है। टेलोफेज में क्या होता है कि सर जो क्रोमोसोम्स है वो अपोजिट पोल में है, बराबर हम लोग ने जैसे बात किया था। अब अपोजिट पोल में नॉर्थ वाले के पास, साउथ वाले के पास, सबके पास अपना अपना हिस्सा है। नॉर्थ वाले के पास, साउथ वाले के पास जो क्रोमोसोम्स है वो सब चालू करते हैं डिकंडेंस होना। डिकंडेंस होते हैं तो फिर बाद में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे बन जाते हैं और इनविजिबल हो जाते हैं। और जब ऐसा हो जाते हैं तो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो भी पहले जैसा बन जाता है, वो भी बनने लगता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियस भी बनने लगता है, ऐसा होता है। फिर उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर है अपना वो पूरे तरीके से गायब हो जाता है, और ऐसे में जाकर कैरियोकिनेसिस अपना कंप्लीट करता है प्रोसेस। इसको बोलते हैं कैरियोकिनेसिस।
और फिर साइटोकिनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है। और साइटोकिनेसिस प्रोसेस क्या करता है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है साइटोकिनेसिस प्रोसेस के नाम से। और जब वो डिवाइड करेगा तो 2 सेल बनेगा जिसको बोलते हैं डॉटर सेल। ऑब्वियसली 2 सेल बनेगा ना, सेल को डिवाइड करना है, एक सेल उसको डिवाइड करेगा तो 2 सेल ही बनेगा ना, सिंपल है। और जब 2 सेल को डिवाइड होगा तो एक नॉच बनता है बीच में, आपको फोटो दिख रहा होगा, वो नॉच, उसको नॉच बोलते हैं, ठीक है। हाउएवर प्लांट के केस में ऐसा नहीं होगा, अगर प्लांट ऐसा कर रहे हैं तो उनके केस में नहीं होता, उनके केस में क्या बनता है, सेल प्लेट बनता है, ठीक है। जब ऐसा नॉच बनेगा, अब चलो अपने जो लिविंग की बात है, मतलब अपने अपने ह्यूमन के अंदर उसकी बात करते हैं कि जब ऐसा नॉच बनेगा वो पूरा इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल बनता है, ठीक है। ऐसा तुमको एकदम लाइन दिख रहा है ना इक्वेटोरियल, वैसा बन जाता है टोटली, ठीक है। ऐसे फिर 2 सेल्स अलग अलग होकर बन जाते हैं, क्योंकि कभी भी सेल डिवाइड होगा तो बीच में से होता है ना कि आजू बाजू से, तो बीच में से डिवाइड होगा तो दोनों आधा आधा इक्वली बन जाएंगे नए सेल से। जबकि प्लांट के केस में नॉच नहीं होता, वहाँ पे सेल प्लेट बनता है। तो बस ऐसे ही साइटोकिनेसिस पूरा कंप्लीट हो जाता है। और माइटोसिस क्या काम आता है, जैसे कि मैंने बोला था, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये सब के लिए काम आता है। रिस्टोरेशन ऑफ एमिसिएटेड बॉडी, बाउंडिंग मतलब चोट को ठीक करने का, बाउंडिंग, हीलिंग, ये सब एक ही हो गया। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ये सब का काम करता है माइटोसिस। अब चलो जानते हैं मियोसिस। मियोसिस जो है ना, उसका 2 स्टेज है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। समझ में आ गया। अब मियोसिस 1 में क्या होता है जान लो। मियोसिस 1 जो होता है ना, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम पता है, सेम टाइम के जीन्स वाले, तुमने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि सेम जीन्स जो बनाते हैं ना उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। और इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं, उसके अंदर मियोसिस 1 होता है। एंड देयर आफ्टर ऑफ दोस होमोलोगस क्रोमोसोम्स विथ याद रखना, विथ सिस्टर क्रोमोटाइड्स, उसके साथ नहीं है वो। जब डिवाइड होने की बारी रहती है ना, तब सिस्टर क्रोमोटाइड्स नहीं आता, तब सिर्फ होमोलोगस वो क्या करते हैं, अपने आप को 2 ग्रुप में बांट लेते हैं। जब 2 ग्रुप में बांट लेंगे तो बाद में हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं, पहले डिप्लॉइड सेल रहते हैं, क्योंकि सेम जीन से डबल है, डबल पेयर में है, तो सिंपल सी बात है, उनको डिप्लॉइड बोलेंगे। अब बाद में अलग हो जा रहे हैं, अलग से ग्रुप बना रहे हैं, तो उनको हैप्लॉइड सेल्स बोला जाएगा, ठीक है। बाद में इनको हैप्लॉइड सेल बोल दिया जाता है। और ऐसे मियोसिस 1 प्रोसेस खत्म होता है। और जो अपना मियोसिस 2 का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। और जो अपना मियोसिस 2 का प्रोसेस है वो बिल्कुल माइटोसिस के प्रोसेस जैसा होता है। इन दिस स्टेज द 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म इन मियोसिस 1 undergo division by separation of recombined sister chromatids and 4 haploid daughter cells are formed। मियोसिस 2 में जो माइटोसिस की तरह होता है, अब क्या होता है कि जो 2 अपना हैप्लॉइड सेल बना अभी मियोसिस 1 में, वो रिकम्बाइन होता है। और फिर उसके बाद 2 नहीं 4 रिकम्बाइन होने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है। डॉटर मतलब वही कॉपी, अपना सेम कॉपी का 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा। ऐसा प्रोसेस ऑफ गैमेट्स प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स बाय मियोसिस। अब इसके वजह से गैमेट्स बनते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस ऐसे बनता है। और इस टाइप के सेल डिवीजन जो रहते हैं ना, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म, जैसे कि पहले मैंने तुमको बोला कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बनता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर occurs between the homologous chromosomes and thereby genetic recombination occurs। अब ऐसे प्रोसेस होने के बाद वो होमोलोगस को क्रॉस करता है, उसके बीच से जाता हुआ, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब नए जीन्स बनना स्टार्ट होता है कंबाइन होकर। ड्यू टू दिस ऑल 4 डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट, जिसकी वजह से सारे जो सेल्स हैं ना डॉटर के अलग हो जाते हैं, मतलब अलग तरीके से जेनेटिक बनते हैं, एक डिफरेंट जेनेटिक बनते हैं। और वो पेरेंट सेल से आते हैं फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स अलग हो ना, उनके थोड़े जीन आपस में मिले, फिर तुम्हारे अंदर आए, फिर तुम्हारे थोड़े से जीन अलग होंगे तो वो किसी के अंदर जाएंगे, तो वैसा ही प्रोसेस इसके अंदर है। मियोसिस का मतलब ही होता है रिप्रोडक्टिव वाला प्रोसेस, जबकि माइटोसिस के अंदर ऐसा नहीं होता। तो आई होप तुमने समझा होगा माइटोसिस मियोसिस क्या होता है। अगर नहीं समझा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई नो 34 मिनट्स हो गया। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय यार, आज के लिए बस इतना काफ़ी हो गया। अपना कल इंग्लिश का लेक्चर भी आएगा, ठीक है, तैयार रहना। और हाँ, कमेंट करके बताना यार कि तुमको बायोलॉजी का पार्ट 2 जो है ना, चैप्टर नंबर 2 का,
वो चाहिए कि नहीं, या फिर मैं रहने दूँ, वो कमेंट करके बताना इस वीडियो में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।